नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कुछ महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने साहब ने बड़े जोर शोर से ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या, सांसदों की संख्या 300 से पार होगी। हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी का अहंकार था। उनको लग रहा था कि सत्ता की ताकत उनके पास इतनी है, लोग उनको भगवान विष्णु का अवतार बता रहे हैं, लिहाजा कोई समस्या ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। मगर कर्नाटक के नतीजों ने साहब का तापमान बिगाड़ दिया। कर्नाटक के नतीजों ने बता दिया कि ये इतना आसान नहीं है और अब तो रास्ते में इंडिया खड़ा है। विपक्ष का मजबूत मोर्चा खड़ा है। लिहाजा अब साहब को समझ आ गया कि बीजेपी से काम नहीं चलेगा, एनडीए को बुलाओ। ऐसे ऐसे दल जिनके पास एक भी सांसद नहीं है, उनको प्रधानमंत्री ने खुद फोन करके बुलाया कि आइए, हम एनडीए को खड़ा करते हैं, हम एनडीए को फिर से बनाते हैं। आ गए, कुनबा जुट गया। संख्या दिखानी थी कि भाई उनके पास 26, हमारे पास 36, उनके पास 28, हमारे पास 38, हमारा 56 इंच का सीना। ये सब डायलॉग बोलने थे। गोदी मीडिया को दिखाना था कि वहां से यहां ज्यादा है। जुट गए और प्रधानमंत्री जी ने वहां पे संवाद नहीं किया। एनडीए के अपने जितने प्रतिनिधि आए थे, जितने पॉलिटिकल लोग आए थे, उनसे संवाद नहीं था। एक तरफा शो था। एज यूजुअल प्रधानमंत्री जी आए, बड़ी सी माला पहनाई गई, भाषण दिया, बाकी लोग उनको स्टूडेंट की तरह सुनते रहे, अलविदा हो गए। अलबत्ता इस दौरे से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक बीजेपी के अंदर विस्फोट जरूर हो गया। देश का सबसे बड़ा राज्य, वहां पर कहा जाता है कि योगी और दिल्ली दरबार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो क्या प्रधानमंत्री जी के लिए आने वाले दिन परेशानी भरे हो सकते हैं? क्या एनडीए की राह में बहुत बड़ा रोड़ा अब इंडिया बनने जा रहा है? मैं आज आपको एक ऐसे प्रोफेसर से, एक ऐसे पत्रकार से मिलवाने जा रहा हूं जिनकी बात पूरे देश सुनता है। उनका अध्ययन इतना ज्यादा अच्छा है, उनका आकलन इतना अच्छा ज्यादा है। तमाम देश के बड़े बड़े टीवी चैनलों पर आप देखते रहते हैं। आज मैं अभय दुबे से देश की राजनीति के बारे में विस्तार से बात करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, ये इंटरव्यू पूरा देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको। चलते हैं सीधे अभय दुबे जी के पास। स्वागत है अभय जी आपका। देश में एक अजीब सा माहौल बन रहा है। मणिपुर के वीडियो विचलित कर रहे हैं। लगातार एक के बाद एक वीडियो आ रहे हैं और आप चूंकि इतने बड़े मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे हैं, आपने तमाम किताबें लिखी हैं पत्रकारिता का, एबीसीडी से लेकर जेड तक आप उसके मास्टर रहे हैं। आपने हर काल पत्रकारिता का देखा है। लेकिन मैंने देखा कि मणिपुर में जब वो बीभत्स वीडियो आया तो पूरी पूरी मीडिया के चैनल्स जो हैं वो मणिपुर टू राजस्थान, मणिपुर टू बंगाल करने में जुट गए। ये आरोप लगता रहा है कि एक वर्ग ऐसा है जिसको हम गोदी मीडिया कहने लगे हैं लोग। क्या कभी आपने सोचा था कि कभी इतनी बीभत्स घटनाओं पर भी चैनल बोलेंगे नहीं, और जब ऐसे वीडियो आएंगे तो राजस्थान और बंगाल के मुद्दे उठा के मणिपुर को डाइल्यूट करने की कोशिश की जाएगी? देखो संजय जी, मेरी निगाह तो इसमें बिल्कुल साफ है। मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और जिन चैनलों को हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, सारे नहीं, गोदी मीडिया कौन कौन से चैनल हैं हम लोग उनको जानते हैं, इन तीनों के बीच में इस मामले में एक नापाक समझौता है। ये तीनों पहले कोशिश ये करते रहे कि मणिपुर की घटनाओं पर पर्दा डाले रहा जाए। अब देखिए, 4-5 तारीख की ये घटना है, स्त्रियों को नंगा करके घुमाने वाली। उसके बाद में उसके 14-15 दिन बाद यानी 19 तारीख के करीब पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है। उसके 2-3 दिन बाद इस एफआईआर को एक थाने में, बड़े थाने में उसको ट्रांसफर किया जाता है। उसके बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस कहती है कि अभी हम दोषियों की पहचान नहीं कर पाए हैं। और फिर जब ये वीडियो सामने आता है तो फिर बिजली की रफ्तार से दोषियों को पकड़ा जाने लगता है। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसी अवधि के अंदर हफ्ते 10 दिन के भीतर भीतर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी एक खत लिखकर मणिपुर के
डीजीपी को और मणिपुर के मुख्य सचिव को इस घटना की जानकारी दे दी थी। और राष्ट्रीय महिला आयोग भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, कोई विपक्ष द्वारा नियुक्त किया गया नहीं है। उसके बावजूद भी इस सवाल पर कुछ नहीं हुआ। और वो एक महिला जो उत्पीड़ित महिला है, जो शायद उनमें सबसे कम उम्र की है, उसने तो सार्वजनिक रूप से ये कहा भी है कि पुलिस उनके साथ थी, पुलिस ने ही हमें भीड़ को सौंपा। तो जब ऐसी स्थिति है, इसका सीधा मतलब ये है कि मणिपुर की राज्य सरकार, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस मसले को छुपाए रही। केंद्र सरकार के ऊपर भी शक होता है कि उसने भी जानबूझ के इस मसले को छुपाया, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां का दौरा कराए थे और वहां रह आए थे उस बीच में, यानी उनकी मुख्यमंत्री से इस सिलसिले में बातचीत हो चुकी होगी। और मीडिया ने तो इसके ऊपर कोई कार्यक्रम किया ही नहीं, गोदी मीडिया ने। तो इन तीनों के अंदर सीधा सीधा गठजोड़ है। उसके बाद में अब इसको एक पॉलिटिकल स्पिन दिया जा रहा है कि भाई राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह वगैरह। तो राजस्थान, देखिए मैं मानता हूं कि देश में महिलाओं का अपमान करने वाली, महिलाओं का सार्वजनिक उत्पीड़न करने वाली या उत्पीड़न करने वाली घटनाएं होती रहती हैं। इसके ऊपर सारे देश को, सारी राजनीतिक पार्टियों को, पूरी व्यवस्था को एकजुट होकर मन बनाना चाहिए कि किस तरह इन घटनाओं को रोका जाए। इनकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए और बाकायदा इसके ऊपर एक राष्ट्रीय पहलकदमी की जानी चाहिए। लेकिन राजस्थान में कोई जाति संघर्ष तो हो नहीं रहा, या जाति शब्द से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ कोई जाति संघर्ष तो हो नहीं रहा है। जहां दूसरी जगहों पर महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, वो जाति, उसकी पृष्ठभूमि में जाति संघर्ष नहीं है, वो जाति संघर्ष का परिणाम नहीं है। मणिपुर की घटना अलग तरह की घटना है, वो सिर्फ महिला उत्पीड़न की घटना नहीं है। मणिपुर मई से लगातार जल रहा है। मई गुजर चुका है, जून गुजर चुका है, जुलाई गुजरने वाला है। वो लगातार जल रहा है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार हाथ में हाथ रख के बैठी हुई है। मैं तो ये मानता हूं कि मणिपुर जो जल रहा है वो मणिपुर की भाजपा की राज्य सरकार का किया धरा है, और इस चीज को तथ्यों द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। अब चूंकि वीडियो सामने आ गया, इन सब लोगों की पोल खुल गई, तब फिर प्रधानमंत्री से लेकर और गोदी मीडिया तक, और मुख्यमंत्री से लेकर गोदी मीडिया तक, सब इस मसले को एक स्पिन देने में लगे हुए हैं कि कहीं उनके दरवाजे पे ठीकरा ना फूट जाए। ठीकरा तो फूट चुका है, वो कितनी भी कोशिश कर लें। आप हिंदुस्तान की जनता को और टीवी देखने वालों को या मीडिया के जो उपभोक्ता हैं, उनको आप इतना बेवकूफ मत मानिए। सही बात है। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसी महिला के साथ बदसलूकी हो जाएगी अगर, तो वो उसको मणिपुर की घटना के समकक्ष मान लेगा। इतना उल्लू मत मानिए, इनको पॉलिटिकल स्पिन देने दीजिए। इनको जो राजनीतिक नुकसान होना था हो चुका है। देखिए मैं मानता रहा हूं कि जब से मोदी जी भाजपा के सर्वे सर्वा हुए हैं, उत्तर पूर्व में भाजपा ने एक असाधारण रूप से अपना विस्तार किया है, जिसकी कभी किसी को उम्मीद नहीं थी। मैं इसका श्रेय उनको देता रहा हूं, लेकिन अपने उस विस्तार को केवल मणिपुर की मिसहैंडलिंग के कारण इन्होंने जीरो कर दिया है। उत्तर पूर्व में भाजपा को जो लाभ हुआ था, उसकी सारी प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी है। चुनाव जीतने हारने से प्रतिष्ठा नहीं बनती। लेकिन अभय जी, हमने देखा जब अमित शाह जी गए तो इन गोदी मीडिया चैनलों ने कहा कि अब चाणक्य जा रहे हैं, मणिपुर कंट्रोल कर लेंगे, और उसके बाद फिर जब स्थिति बदल गई तो मणिपुर का मां भी बोलना बंद कर दिया। लेकिन अभय जी, सबसे ज्यादा मुझे भारत के जो महान बुद्धिजीवी हुए 2500 साल पहले, जिनको हम कौटिल्य कहते हैं, जो कि कोटिल गोत्र के थे, इसलिए उनको कौटिल्य कहा जाता था, और जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं, देखिए उनके साथ जो बदसलूकी हिंदुस्तान में प्रतिदिन की जाती है, उस पर मुझे बड़ा अफसोस है। किसी को भी चाणक्य कह दिया जाता है। वो सोचते होंगे, अगर कहीं वो होंगे, सोचते होंगे क्या मेरे नाम की ये, मैंने इसलिए अर्थशास्त्र जैसा महान ग्रंथ लिखा था, मेरे नाम की ये दुर्गत कर दी गई। ये लोग जो पन्ना प्रमुख और पन्ना कमेटी बनाने वाले लोग हैं, जो कि इतने क्षुद्र हैं, इतने जिसे कहते हैं इतने संकीर्ण हैं विचारों से, हैं, उन लोगों को जिनको गुजरात में जो सांप्रदायिक वारदातें हुई थी, उसके कारण को तड़ीपार भी वहां से किया चुका है, इन सबको चाणक्य वगैरह क्यों कहा जाता है? अभय जी, चुनाव में मोटा 9-10 महीने बचे हैं, और मणिपुर की ये घटना ऐसी नहीं है कि बाकी घटनाओं की तरह भूल दी जाए, क्योंकि अभी संभल नहीं रहा मणिपुर। कब संभलेगा कह नहीं सकते, सरकार बर्खास्त नहीं कर रहे। क्या आपको लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मणिपुर एक बड़ा कारक बनेगा किसी बातों पे आरोप लगा? संजय जी, 4 पहलू हैं। मोदी सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी बनने का अगर कोई अंदेशा है, तो उस एंटी इनकम्बेंसी के 4 घटक हो सकते हैं। पहला घटक है महंगाई, दूसरा है बेरोजगारी, जो कि राज्यों की तरह केंद्र सरकार के
केंद्र सरकार के संदर्भ में भी मौजूद है पूरी तरीके से। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, केंद्र सरकार भी इससे इनकार नहीं कर सकती। तीसरा घटक है निकम्मापन और चौथा घटक है भ्रष्टाचार। देखिए, कर्नाटक के चुनाव हो, हिमाचल प्रदेश के चुनाव हो या दिल्ली महानगर पालिका का चुनाव हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं चारों घटकों के कारण हारे। भ्रष्टाचार, निकम्मापन, महंगाई और बेरोजगारी, ये चार चीजें भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्ष के नैरेटिव का हिस्सा बनने वाली हैं। और मणिपुर की घटना निकम्मेपन को रेखांकित करती है। भ्रष्टाचार का आरोप उन पर कितना लगेगा, मोदानी वाले सवाल पे लग रहा था, विपक्ष उस पर गपचुप हो गया है आजकल। वो एक ऐसा मसला था जिसमें हो सकता है, लेकिन मणिपुर की घटना, अब राफेल के सवाल पर फ्रांस में कुछ सुगबुगाहट हो रही है। वो सुगबुगाहट कितनी है, विपक्ष के कितने काम आएगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन है कुछ मामला, कहीं 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 से वो फुसफुसाहट वहां से सुनाई पड़ रही है फ्रांस से। और इस तरह के जो हथियारों के सौदे होते हैं, उसमें जो सौदा करने वाला देश है, वहीं से दरअसल रहस्योद्घाटन भी शुरू होते हैं। बोफर्स के सारे रहस्योद्घाटन स्वीडन से ही शुरू हुए थे। और जब तक फ्रांस से कोई सुराग नहीं मिलेगा, तब तक राफेल के मसले पर भारत में कुछ हो नहीं सकता। मैं कहना ही चाहता हूं कि जो संभावित एंटी इनकम्बेंसी है, उसके चार घटक हैं। उसमें महंगाई और बेरोजगारी तो स्थापित है और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये हैं, इनसे पिंड नहीं छुड़ाया जा सकता। उसकी कोशिश ये है कि महंगाई और बेरोजगारी के से भ्रष्टाचार और निकम्मापन लिंक ना हो जाए, तो हर हालत में इन दोनों को डिलिंक रखना चाहती है। इसीलिए मोदी जी बहुत दिनों से कह रहे हैं कि विपक्षी सारे भ्रष्ट हैं। वो पहले ही से कहने लगे विपक्षी सारे भ्रष्ट हैं, ताकि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप न लगे। तो इस तरीके से राजनीति चल रही है। अच्छा, ये अभय जी जब ये कहते हैं कि विपक्ष के सब लोग भ्रष्टाचार हैं, तो कभी आपने देखा कि पिछले 9 सालों में कभी मोदी जी को इतना ट्रोल किया जा रहा हो, मोदी वॉशिंग मशीन, इस तरह की बातें हों, सोशल मीडिया पे लगातार मोदी जी को ट्रोल किया जाता है, बीजेपी की आईटी सेल, कांग्रेस की आईटी सेल का जवाब नहीं दे पाती। एक वातावरण जो हो रहा है, जो सोशल मीडिया उनको कंधे पे बिठा के यहाँ तक लाई थी, अब वो सोशल मीडिया मोदी जी के लिए क्या अब एक दुश्मन की तरह नहीं बन रही है? क्योंकि मैं देखता हूँ दिन भर ज्यादा ट्रोल मोदी हो रहे हैं अब तो। देखिए, मुश्किलें बहुत बढ़ती जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी। उसकी वजह ये है कि 10 एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की जमा हो गई है। पहले 2019 में जो 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका मुकाबला करने का हथियार उन्हें बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में मिल गया था, पुलवामा की घटना के बाद। तो उसमें मिल गया था, तो उससे एंटी इनकम्बेंसी न केवल बंद हुई थी, बल्कि पलट गई थी। अब उस तरह का हथियार तो इनके पास है नहीं, और अगर उस तरह का हथियार आएगा भी तो काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। बार बार लोग इस तरह के मुद्दे पर वोट थोड़ा दे देंगे। अब तो 10 साल से लोग भाई देख रहे हैं कि आपने किया क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी बहुत कमजोर हो गए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी अगला चुनाव हार जाएंगे। मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में भी अगर आप आकलन करें तो मोदी और भाजपा ही विपक्ष से आगे नजर आएगी। अभी नीरजा चौधरी न्यूज 24 पे कह रही थी कि अगर कल चुनाव हो तो फिर भाजपा को बहुमत मिल जाएगा, फिर से सत्ता में भाजपा आएगी। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगले 10 महीने तक यही स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि परिस्थितियां, घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, नई नई चीजें सामने आ रही हैं। अब विपक्ष का बंगलौर में एक जमावड़ा बन गया, जिसने इस तरह का नाम भी रखा, तो उस नाम का संक्षिप्त रूप से वो इंडिया बन निकल के आता है। तो वो दरअसल देखा जाए तो वो मोदी के नैरेटिव के खिलाफ एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश की नुमाइंदगी कर रहा है। और अभी विनोद अग्निहोत्री ने एक बड़ा अच्छा नाम दिया। मैं सवेरे सोच रहा था कि नैरेटिव के लिए हिंदी में क्या नाम होना चाहिए, तो उन्होंने एक नाम दिया है माहौलबंदी। माहौलबंदी, हाँ, माहौलबंदी अच्छा नाम है, हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग अंग्रेजी का नाम इस्तेमाल करें। तो वो माहौलबंदी नाम उन्होंने दिया है कि इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश जैसा मोदी ने बना रखा है देश में, या भाजपा ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बना रखा है, विपक्ष भी उसके मुकाबले एक समांतर माहौल बनाना चाहता है। अभी तक ऐसी कोशिश पहले कभी नहीं हुई। हाँ, ये पहली बार हो रही है, उसके लिए बेचैनियां होना स्वाभाविक है। लेकिन ये जो अभय जी, मोदी जी ने पहले कहा था कि बीजेपी की अपनी सरकार बनेगी, 9 साल बाद उनको एनडीए की याद आया कि एनडीए को बुलाओ और वो भी सबको इकट्ठा करो। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी को भी डर लगना शुरू हुआ है कि अब मामला फंस रहा है, अब अकेली बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। आप जो बात कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है। मोदी जी ने संसद में कहा था कि एक अकेला और बाकी सब। उसके बाद में अब वो ऐसे ऐसे दलों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ में शामिल कर रहे हैं जिनके पास
कुछ नहीं है, जिनका किसी एक लोकसभा सीट पे भी प्रभाव नहीं है जिसका, ऐसे दलों को कर रहे हैं। आपको याद होगा जो चिराग पासवान है, जब उनके पिताजी के देहांत के बाद में और जब उनकी पार्टी में फूट पड़ गई, जब पशुपति पारस अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस का साथ दिया और चिराग पासवान को धता बता दी और फिर नौबत ये आ गई कि जिस बंगले में रामविलास जी रहते थे वो बंगला भी उनसे छीने जाने की नौबत आ गई। तब चिराग पासवान ने हम पत्रकारों को उस बंगले में बुलाया, मैं भी उसमें गया था। हम सब लोगों को उनकी माँ ने बड़ा अच्छा खाना बना के खिलाया और हम लोगों से यही राय पूछ रहे थे कि उनका अब आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। तब उनके आगे के रास्ते में एनडीए में दोबारा जाना नहीं था, दूर दूर तक। वो तो सीधी बात कह रहे थे कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। आज ऐसे चिराग पासवान को मोदी जी ने इतने जबरदस्त तरीके से गले लगाया कि वो खुद भी हैरत में पड़ गए होंगे। हाँ, चिराग ने पैर भी छुए और फिर गले लगाया उन्होंने। वो ये स्थिति बन गई है। इसमें असल में है क्या कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, विपक्ष एकजुट हो रहा है, पहली बार हो रहा है उनके खिलाफ एकजुट, और चुनाव से पहले का मोर्चा कांग्रेस भी पहली बार बना रही है। यूपीए भी चुनाव बाद का मोर्चा था। हाँ, यूपीए चुनाव से पहले का मोर्चा नहीं था। चुनाव से पहले मोर्चा बनाने की ये पहली कोशिश हो रही है पिछले 10 साल में। कांग्रेस भी पहली बार इस तरह की कोशिश कर रही है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अकेली दम पर चुनाव लड़ा और 272 से कम सीटें रह गई, तो वो किसी किस्म का जोखिम नहीं उठाना चाहती। हर तरह की छोटी और मामूली से मामूली पार्टी को अपने साथ जोड़ना चाहती है ताकि एक पूरा नजारा बने। क्योंकि देखिए जो बड़े बड़े दल एनडीए में हुआ करते थे, शिवसेना, अकाली दल, या मान लीजिए नीतीश कुमार की पार्टी, तो वो ये सारे के सारे दल जो है जेडीयू, ये सारे के सारे दल एनडीए में नहीं रह गए। अब एनडीए छोटे छोटे मामूली किस्म के दलों का एक जमावड़ा बन के रह गई है, जिसमें मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, भाजपा उनके मुकाबले बहुत बड़ी पार्टी है। और जब उनकी एक तथाकथित ये बैठक हुई तो उसमें एक ही व्यक्ति ने भाषण दिया, उसका नाम था नरेंद्र मोदी। हाँ, बाकी सब लोग श्रोता थे। नरेंद्र मोदी की पब्लिक मीटिंग थी, वो एनडीए हाँ, की मीटिंग नहीं थी जिसमें ये लोग बैठे सुनते रहे, मोदी जी ने भाषण दिया और चले गए। तो ऐसा एनडीए है वो। इसलिए मेरे ख्याल से वो केवल एक तरह की मोर्चे के नाम पे एक फोटो अपॉर्चुनिटी भर है और ज्यादा उसके अंदर कोई दम नहीं है। इसके मुकाबले अगर आप इंडिया की तरफ निगाह दे पाए तो आप उसमें देखेंगे अपने अपने क्षेत्रों के अंदर जो शक्तिशाली पार्टियां हैं वो सब इस मोर्चे की अंग है। और भारत राष्ट्र समिति, चूंकि वहां पर चुनाव होने वाले हैं तेलंगाना में, इसलिए वो यहाँ नहीं है। उन्होंने खड़गे साहब को बधाई दी है उन्होंने कि आपने बहुत अच्छा मोर्चा बनाया। और मेरा तो मानना है कि जैसे तेलंगाना में चुनाव पूरा खत्म हुआ, नतीजा जो भी हो, वो लोग भी इस मंच पे आ जाएंगे। हाँ, बात दूसरे कांग्रेस के और दूसरे दलों में वो लोग देख रहे हैं परिस्थिति किस प्रकार की है। बहुजन समाज पार्टी ने ये कह दिया है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस सब कहने की बात है। 3 राज्यों के नतीजे अगर कांग्रेस के पक्ष में गए तो बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ इसके अंदर आ सकती है। और बहुजन समाज पार्टी अगर आ गई तो उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त और शक्तिशाली गठजोड़ बनने की संभावना बनेगी। और ये गठजोड़ 2019 जैसा नहीं होगा। 2019 में केवल सपा बसपा का गठजोड़ था, कोई राष्ट्रीय नजारा नहीं था, कोई नेशनल लेवल पे जीत का रसायन तैयार नहीं किया गया था विपक्षी एकता का। इस बार तो वो भी होगा उसके साथ में, तो उसका असर अलग तरह का पड़ेगा। अभय जी, अगर 272 सीटें बीजेपी की नहीं आ पाई, 260 हो गई, 65 हो गई, तो जो मोदी जी का ये जो डराने वाला स्टाइल है, जो तानाशाह वाला स्टाइल है, अगर एनडीए की सरकार बनेगी, पूरी बहुमत नहीं होगा, तो क्या ये इतना ही तानाशाह वाला रवैया रहेगा? भाजपा को कितनी सीटें मिलती हैं इस पर निर्भर करता है। अगर 272 की बजाय 250 सीटें मिली, 260 सीटें मिली, तब तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती वाली सरकार बनेगी और मोदी जी का रुतबा ऐसा ही रहेगा। अगर लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन उसके पास 200 के आसपास 180, 200 इस तरह की सीटें रहीं और उसके नेतृत्व में सरकार बनती है, तब फिर मोदी जी के अंदर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रकट हो जाएंगे और वो उसी तरीके से काम करेंगे जैसे अटल जी काम किया करते। और अमित शाह के अंदर से अडवाणी जी प्रकट हो जाएंगे। ये आपकी लाइन बहुत अच्छी है कि मोदी जी के अंदर से अटल जी और शाह साहब के अंदर से आडवाणी। अभय जी, बस लास्ट में हम लोग महाराष्ट्र पर और बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र का जो परिदृश्य चल रहा है वो किसी को समझ नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें देने वाला राज्य महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की राजनीति दिन पर दिन बदल रही है। क्या लगता है आपको कि शरद पवार भी 2-3 महीने पहले देखेंगे कि इधर जाया जाए उधर जाया जाए? अजीत पवार भी 2-3 महीने बड़ा रहस्यमय मामला है भाई। देखिए, आपने कभी सुना है कि जो पार्टी तोड़ के गए हों और दूसरी
सरकार में उन्होंने शपथ ले दी हो, बार बार नहीं मिल रहे हो आके। हाँ। यहाँ तो कभी अजित पवार मिल रहे हैं, कभी प्रफुल्ल पटेल मिल रहे हैं, कभी छगन भुजबल मिलने आ रहे हैं, 2-2 घंटे की बातचीत हो रही है, उस बातचीत में क्या हो रहा है उसकी कुछ निकल के नहीं आ रहा उसके अंदर। तो ये पूरा मामला काफी रहस्यमय लग रहा है, कुछ भी घटित हो सकता है। पवार साहब बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ये भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये लोग उस गठजोड़ से निकल आए बाहर, फिर से एनसीपी में चले जाए, भाजपा के हाथों के तोते उड़ जाए। और ये भी हो सकता है कि पवार साहब उस गठजोड़ में चले जाए और विपक्ष के हाथों के तोते उड़ जाए, कुछ नहीं पता है क्या हो सकता है। तो महाराष्ट्र की स्थिति जो है बड़ी संदिग्ध किस्म की स्थिति है। इसके बारे में घटनाक्रम पे हम लोगों को नजदीकी नजर रखनी होगी, क्योंकि इस तरह की जो मेल मुलाकात हुई है उसने कम से कम मुझे जरूर संदिग्ध कर दिया है इस मसले पे। मुझे विश्वास नहीं रहा कि वहां पे जो दिखाई पड़ रहा है वही है या मामला कुछ और है। अभय जी, आखिरी सवाल, चूंकि आपका हर जगह नेटवर्क बहुत अच्छा है, आप इतनी बड़ी संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, आज की तारीख में अगर मैं कहूं कि एनडीए और इंडिया, मतलब ये गठबंधन बनाम वो गठबंधन, क्या आपको किसी की भी सरकार बनती हुई आप कॉन्फिडेंस के संग कह सकते हैं कि हाँ इनकी बन जाएगी, या अभी तस्वीर और चेंज होगी? देखिए, अभी आज की तारीख में तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी आगे हैं, क्योंकि विपक्ष का नैरेटिव अभी बनना शुरू हुआ है, उसको नैरेटिव बने हुए महीना भर हुआ है, वो नैरेटिव इनका बनना शुरू हुआ है। और ये कहां तक पहुंचता है, कहां तक इनका माहौल होता है, इनके मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कितनी आगे बढ़ती है, ये सब देखना होगा। ये इतना आसान नहीं है। भाजपा काफी जम गई है पार्टी के तौर पर, नरेंद्र मोदी की नेतागिरी भी बहुत जमी हुई है, और इन लोगों ने जो देश में खासतौर से अपने प्रभाव क्षेत्र में जो माहौल बना रखा है, वो माहौल का इतनी आसानी से उखड़ना संभव नहीं है। दूसरे, हमें याद रखना चाहिए कि अपने प्रभाव क्षेत्र में एक हिंदू का वोट भाजपा को मिलता है, तो एक हिंदू वोट भाजपा के खिलाफ पड़ता है। फर्क यह है कि भाजपा को पूरा वोट मिल जाता है, इनके खिलाफ जो वोट है वो बट जाता है। इस वोट को कितना बटने से रोका जाएगा, किस हद तक रोका जाएगा? 75% रोक पाएंगे, 85% रोक पाएंगे, या 100% रोक देंगे? इसके ऊपर निर्भर होगा कि उत्तर प्रदेश जैसी जगह में भाजपा को किस प्रकार की चुनौती मिलेगी। उत्तर प्रदेश में देखिए, भाजपा को बहुत सी सीटों पर 50% से भी ज्यादा वोट प्राप्त। हाँ। तो जहां जो पार्टी इतना ज्यादा वोट लगातार चुनाव दर चुनाव प्राप्त कर रही हो, वहां उसको उखाड़ा जाएगा, तो उसके लिए बड़ी असाधारण किस्म की राजनीतिक परिस्थिति चाहिए, तभी वो उखड़ पाएगी। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया अभय जी, हम लोगों को आपने इतनी सारी बातें बताई राजनीति की, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी, आपने सुना कितना साफ साफ सीधा सीधा बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि तस्वीर अब विपक्ष का मोर्चा तेजी से पकड़ने वाला है। हालात क्या होंगे हमारी निगाह बनी रहेगी। कुछ राज्यों के फीडबैक के बाद हम फिर से अभय दुबे जी से बात करेंगे। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।